हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर्स स्टडी रूम में। उम्मीद है तुम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, रोड मैप बना लिया होगा, टाइम टेबल तुमको फॉलो करते करते एक हफ्ता हो गया होगा। आज से ठीक एक हफ्ते पहले हम लोगों ने मिशन 99 डेज स्टार्ट किया है। देख, एक हफ्ते ऐसे चले गए हैं दोस्त, आगे आने वाले 13 हफ्ते भी ऐसे ही चले जाएंगे। सिर्फ 92 डेज बचे हैं आज से। मेहनत कर। मैं हर मोड़ पे, हर स्टेप पे तेरे को गाइड कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से मोटिवेशन, कहाँ से डिमोटिवेशन, हर एक चीज का तेरे को क्लियर दे रहा हूँ। मेरे साथ सिर्फ जुड़ जा, 92 डेज तू और मेहनत कर ले। मैं सही बता रहा हूँ, तू कभी रिग्रेट नहीं करेगा। तो थैंकफुल रहेगा अपने आप को। जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा सब लोग टेंस्ड होंगे और तू खुश होगा कि तूने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी की मेहनत इन लास्ट 99 डेज में दी है। तेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा कि तू जो लिख के आया है वो सही लिख के आया है, तू जो करके आया है वो सही करके आया है। ठीक है, बाकी बातें साइड में। आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको तो बहुत प्यार से एपी भी बोलता है। एसएससी, सीबीएसई दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, इंपॉर्टेंट होने की वजह, भाई अगर 3-4 फॉर्मूला करके कोई तेरे को 7 से 10 मार्क देने के लिए रेडी है तो भाई ले लेना चाहिए। सही सुना। तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 7 to 10 मार्क्स है फॉर बोथ एसएससी एंड सीबीएसई। तो भाई बहुत ज्यादा ध्यान से एपी के हर एक कंसेप्ट को देख ले, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 3-4 फॉर्मूला पढ़ना है, उनको समझना है, उनके एप्लीकेशन को अप्लाई करना है और तेरा काम हो जाएगा। रिलैक्स कर, 7 से 10 मार्क का काम तूने 40 से 50 मिनट में खत्म कर दिया दोस्त। 1 मार्क को कौन सा क्वेश्चन, 2 मार्क को कौन सा क्वेश्चन, 3 मार्क को कौन सा क्वेश्चन, 4 हॉट्स सब बताऊंगा इस एक वीडियो के अंदर। तेरा जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, पूरा पूरा खत्म कर दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, पर इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरा अपलोड कर दिया है भाई। ठीक है, हम लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड पूरा अपलोड कर दिया है। कल आपको इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो मिल चुका है। ठीक है, और आने वाले टाइम्स में जैसे मैंने बहुत सारी चीजें प्लान अप रखी हैं, आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और साइंस के चैप्टर, मैथ्स का और कंटेंट मिलता रहेगा। मगर भाई अगर तू सिर्फ देखता रहेगा, लाइक करता रहेगा, दूसरों को शेयर करता रहेगा, सब्सक्राइब करता रहेगा तो तेरा काम होने वाला नहीं है। सर को सपोर्ट कर या मत कर, अगर तेरे को सर का कंटेंट पसंद आ रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब बाद में कर लेना। पहले नोटबुक निकाल, नोट्स लिखना शुरू कर, वीडियो देखना शुरू कर, टॉपिक समझना शुरू कर, पीवाईक्यू लगाना शुरू कर। हर एक शॉर्ट्स में तेरे को गाइड कर रहा हूं, हर एक चीजें तुझे बता रहा हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज, लास्ट 92 डेज है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ना तेरे पास वक्त है ना मेरे पास वक्त है, हम दोनों को अपने आप को 92 डेज में प्रूव करना है दोस्त। सीधी बात है, करेगा तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर लास्ट में तू देखते बैठेगा सर कुछ 30 डेज का प्लान दे दो ना, 45 डेज का प्लान नहीं। ये सब मेरे से मत उम्मीद कर, कहीं और से मिल जाएगा जो अनरियलिस्टिक बातें होंगी। 30 दिन में 90% नहीं होता है दोस्त। जो लोग 90% ला रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने, अपन ने 100 दिन पहले से शुरू किया, उन्होंने 200 दिन पहले से शुरू कर दिया था। फिर भी अभी भी वक्त गया नहीं है, लास्ट 92 डेज बचे हुए हैं अपने पास। तो बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो, रोड मैप बनाओ। एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, ये सब बात की बात है दोस्त। ये सब आता रहेगा, ये सब जाता रहेगा। 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार आएगा, चला जाएगा। तेरे को रिग्रेट करते बैठना है, वीडियो बंद कर दे, खुश रहे, कुछ करके आ जा। पर तुझे अगर रिग्रेट नहीं करना है, कहीं तो बैठ। मैंने कल के वीडियो में, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो अपलोड किया, वहां पे तुम लोगों को एक तरीका बताया था बैठने का। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं आज भी बता दूं। कभी भी पढ़ने बैठो तो नॉर्मली पहले बैठ जाओ, रिलैक्स। सबसे पहले हमको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई तू पढ़ने बैठ रहा है। रैंडमली कहीं से उछल कूद के आए, पढ़ने बैठ गए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है दोस्त, ऐसे आउटपुट नहीं आएगा। पहले तू कहीं पे धैर्य शांति से बैठ जा,
थोड़ा सा पानी पी, थोड़ा सा एकदम नॉर्मल पानी पी। उसके बाद 4 से 5 बार तेरे ब्रीदिंग पे फोकस कर। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। और अपने आप को मन में बताते चल कि तू अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने बैठा है। अपने आजू बाजू के वातावरण को शांत कर, पूरा फोकस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। जब तक सर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म नहीं करवा देते हैं, तब तक हम लोग यहां से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो ओके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, एक्चुअल कंटेंट पे जाते हैं यार। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस तू ध्यान देता चल, तो कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने में। आ जाओ, चलो बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए बेटा। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा मैंने आपको बताया सर, 7 से 10 मार्क का इसका वेटेज होता है। रियलिटी बता रहा हूँ, 5 साल 6 साल का पेपर एनालाइज करके बता रहा हूँ, 7 से 10 मार्क का इसका वेटेज है। और बेटा बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीटेड है भाई, वही पैटर्न आ रहा है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तू सोच, अगर वही सेम पैटर्न का वही घिसा पिटा क्वेश्चन कर करके तेरे को 7 से 10 मार्क मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, आज सबसे पहले समझने की कोशिश कर भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले तुझे समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है। किसी भी नंबर को डेफिनाइट ऑर्डर में लगा दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद लगा दे, वो सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 7 9 3 4 5 6 सीक्वेंस है बेटा। तेरा मोबाइल नंबर 9,8,3,4 जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर का कुछ स्टार्टिंग के अंक है, तो ये क्या है बेटा, ये सीक्वेंस है। ठीक है, इनको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। मगर इफ दो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, बहुत लंबा चौड़ा सीक्वेंस है, और उसके हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, तब वो बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन सीक्वेंस इज सेम, तो वो हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। देख 5 10 15 20 25 है। अगर तू ध्यान से देखेगा तो सर ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप कितना है सर, 5 का गैप है। अच्छा सर ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है सर, 5 का गैप है। ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इनके बीच में भी गैप कितने का है, 5 का गैप, 5 का गैप। तो सर अगर इन पूरे सीक्वेंस में हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में गैप सेम रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये एपी होता है। क्या है बात समझ में आई? ठीक है, आगे वाले 4 0 -4 -8 -12 -7। ध्यान से देखोगे तो ये सारा सीक्वेंस में हर एक नंबर -4 से बढ़ रहा है, मतलब 4 से कम हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी एपी हो गया। अच्छा सर ये लास्ट वाला बेटा जादुई क्वेश्चन, लास्ट वाले में देख 5 है 5 है 5 है, सर ये तो बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है। पर बेटा तू ध्यान से देख, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। बेटा क्वेश्चन इज अ बिग हीरो, ये भी एपी है दोस्त। क्यों? क्योंकि सर एपी में कंडीशन ये नहीं बोला है कि बढ़ाना ही चाहिए, एपी में कंडीशन ये बोला है कि तेरा जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है बेटा, उसके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए, थ्रू आउट डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे नए इस पे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन किसे कहते हैं, फिर किस तरीके से एपी को पहचानते हैं, और किस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, 5 10 15 20 25 बराबर। तो ये पूरे सीक्वेंस में जो कि एक एपी है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी पहला चीज होता है, पहला नंबर होता है, इसको कहा जाता है सर ए। ए का मतलब ये होता है फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा सेकंड टर्म, जिसको हम लोग T2 से दिखाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इसी को A2 से दिखाया जाता है। ठीक है, 15 को क्या बोलेंगे सर, T3। 20 को क्या बोलेंगे, T4। यहाँ पे मैंने जानबूझ के TM लिखा है, T5 भी लिख सकते हो, पर ये हमारा लास्ट टर्म है, तो मैंने लास्ट टर्म डिनोट करने के लिए TM दिखा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा AB का हो गया लास्ट टर्म। क्योंकि ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर आपको लास्ट टर्म मिल जाता है। नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है बेटा, उसमें लास्ट टर्म हमको पता नहीं चलता, बिकॉज दे आर इनफाइनाइट नंबर्स, तो उसमें लास्ट टर्म टीएन को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना।
सर n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, n की वैल्यू 5। ये बात समझ में आई। और d का मतलब क्या है सर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसके बीच का सर, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा बेटा, पीछे वाले सेक्शन में ही पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है कि सर सीक्वेंस के अगर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म यानी हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होगा तो ही वो एपी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को डी भी कैलकुलेट करना होता है। डी का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो सर डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो T2 माइनस T1 या फिर T2 माइनस ए भी लिख सकते हो। सीबीएसई वालों A2 माइनस ए भी लिख सकते हो, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो ये हो गया आप लोगों का कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता कैसे है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे लिए इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको पूछा जाता है कि यार ये एपी है कि नहीं बताओ। अच्छा, आपको ए और डी दे दिया, आपको बोला कि अगला टर्म बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें, या फिर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे देंगे, सीक्वेंस दे देंगे, आपको बोलेंगे इसमें से फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करो, लास्ट टर्म आइडेंटिफाई करो, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो इन तीन तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 1 मार्क से 2 मार्क के लिए देखने मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 5, 12, 19, 26, 33 है। आपको पूछता है कि ये एपी है कि नहीं, और अगर ये एपी है बेटा तो आपको अगले 2 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सर इसको हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले तो यार सीक्वेंस लिख लिया करो। सर आप लोगों ने सीक्वेंस यहाँ पे क्या कर दिया, लिख लिया। सर आपने जैसा बताया हमने सीक्वेंस लिख लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लेट ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। T4 की वैल्यू कितनी आ गई, 26। अब क्या करेंगे बेटा, बस डी निकालते चलो, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था, अगर किसी भी सीक्वेंस में, अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो इसका मतलब वो एपी है। तो चलिए यार डी निकालते हैं। डी का मतलब क्या हो जाएगा सर, T2 माइनस T1। यही देख के आए हैं हम लोग पीछे वाले स्लाइड में। तो देखो क्या करेंगे, T2 की वैल्यू कितनी है सर, 12 माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू हो गई 7। तो ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। ओके, अच्छा एक बार डी से काम नहीं चलेगा, जितने बार टर्म्स हो उतने बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी फेल हो गया तो एपी नहीं है। हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपको ये चेक करना है कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है। चलो अब मैं ज्यादा निकालूंगा नहीं यार, यहाँ पे चेक कर लो कितना आ जाएगा 7। आपको हर स्टेप का निकालना है। यहाँ पे चेक कर लो कितना आ जाएगा 7। और T5 और T5 इज इक्वल टू 33 के केस में क्या आ जाएगा, हाँ सर यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मतलब हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में आपका जो कॉमन डिफरेंस था बेटा वो 7 आ रहा था। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इट इज एन एपी। अब उसने हमको क्या बोल दिया, सर नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो। तो यार नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे निकालते हैं, या फिर कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। आप लोग ये क्वेश्चन लिख लेना और इसको सॉल्व कर लेना। मेरे साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 80% अगर काम मैं कर रहा हूं तो तुझे भी 20% करना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को। ठीक है, करना है, मेहनत से करना है। मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में अगले 2 टर्म क्या होंगे वो बताओगे। ये मेथड पहले सीख। सर हमको ए दिया है, हमको डी दिया है, और हमको बोला है एपी बनाओ। एपी मतलब आपको 3 टर्म 4 टर्म तक सारे वैल्यूज निकालने। तो सर सबसे पहला टर्म क्या होगा, 4। मुझे 4 मिल गया है सर। अब बनाते हैं T2। तो T2 का फॉर्मूला क्या है, T2 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस डी। समझ में आई बात, प्रीवियस टर्म, इसका प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सर प्रीवियस टर्म कितना है 4, प्लस डी कितना है सर -4, प्लस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर माइनस, यहाँ पे T2 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ, चल अगले पे आ जाओ। T3 इज इक्वल टू, मुझे पता T3 का प्रीवियस टर्म क्या होगा बेटा, T2 का, वेरी गुड शाबाश, प्लस डी। तो T2 कितना था सर 0 था, प्लस डी की वैल्यू क्या है सर -4, 0 - 4
फाइनल आंसर आ गया -4। मैंने यार T3 भी निकाल दिया। इसी तरीके से तू T4 T5 निकाल ले और फाइनल एक स्टेटमेंट लिख देना कि therefore the required AP was this समझ में आ गया? 4, 0, -4, -8, -12 यही आएगा तेरा AP। बात समझ में आई क्या? ठीक है, पूरी कोशिश कर दो, पूरी कोशिश कर सॉल्व करने की। और आखिरी टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क 2 मार्क कुछ भी हो, कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको इसमें से ढूंढ के निकालना है। ठीक है, और हमको बोला है कि ये एपी है। अब बहुत बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं कि इसमें भी सबका कॉमन डिफरेंस निकालने लग जाते हैं। नहीं दोस्त, ध्यान दे, जब भी बोला होगा कि यार सीक्वेंस को बताओ कि वो एपी है कि नहीं, तेरे को तभी सारे केसेस में कॉमन डिफरेंस निकालने, क्योंकि वो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है, तो हमको पता नहीं है कि उसके बीच में डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। मेरी बात समझ रहा है? ठीक है, पर हमको यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया है कि सर ये एपी है, तो अगर हमको लिख के दिया है कि वो एपी है, मतलब ऑलरेडी उसमें कॉमन डिफरेंस है, तभी वो एपी है। ठीक है, तो इन सब केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हियर द फर्स्ट टर्म ए इज 5। बात समझ में आ गई? ठीक है, और हम लोग डी के वैल्यू निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे T2 माइनस T1 या फिर T2 माइनस आप लोग ए लिख लो बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 5, सॉरी माय बैड, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 -5 और आपका फाइनल आंसर आ गया -4। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म वाज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी वाज -4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस ये देखने मिल जाएंगे। कहां पर? 1 मार्क के और 2 मार्क के सेक्शन में। ठीक है, चलो बेटा फोकस करो। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जब मैं आपको 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से आते हैं, तब आपको ये बातें बहुत क्लियरली समझ में आएगी। तो यहां तक हम लोगों का बेसिक पार्ट हो गया है दोस्त। अब हम लोग जाने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है एक्चुअल फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं एक्चुअल फॉर्मूला पे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को क्या होता है ना, एक एपी दिया होता है। ठीक है, और इस एपी में हमको कहा जाता है कि यार कोई भी nth टर्म उठा के बता दो। ठीक है, जैसे हम लोगों को एक एपी दिया है 2 4 6 8, 4 ही नंबर दिए हैं। बोलेंगे यार अगर ऐसे ही चलता जाएगा तो 10वां नंबर कौन सा आएगा? ऐसा ही चलता जाएगा तो 10वां नंबर कौन सा आएगा? तो तुम लोग गिनते बैठोगे, सर 2 है, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। 8 हो गया मतलब 4 टर्म, फिर 10 12 14 16 18 20, तो 10वां नंबर 20 आएगा। अच्छा, अगर मैंने बोला कि 2 4 6 8 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मेरे को 500 टर्म बताओ तो टाइम लगेगा। ठीक है, बट यही टाइम कट करने के लिए हमारे पास कोई भी नंबर, किसी भी एपी का कोई भी नंबर बताने के लिए एक फॉर्मूला है। तो आ जाओ सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। अब देखो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनी टर्म, इज इट पॉसिबल इन एन एपी? ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था इन एन एपी, कि अगर किसी भी एपी में आप कोई भी टर्म कैलकुलेट करना चाहते हो, कोई भी रैंडम टर्म कैलकुलेट करना चाहते, 500 टर्म बता दो, 2000 टर्म बता दो, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? तो उसका आंसर है जी हाँ, हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सर वो किस मेथड से करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट में वो समझ जाओ। तो Tn का मतलब क्या होता है सर? nth टर्म, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी बोलेगा 15th टर्म निकालो, तो nth टर्म मतलब 15th टर्म। ठीक है, 25th टर्म निकालो, 23rd टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो। ठीक है, उसके बाद कोई भी रैंडम नंबर आप उठा लो तो वो यहाँ पे जाएगा, वो n की वैल्यू होती है दोस्त। ठीक है, a का मतलब क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म। n का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, या फिर बेसिकली मैं बोलूँ, आपको th वाला दिया है ना, th वाला nth टर्म th के साथ, वो n की वैल्यू होती है। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? हम लोग बार बार पढ़ के आ रहे हैं, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, तो ये आपका ब्यूटीफुल फॉर्मूला हो गया भाई। इतना सिंपल फॉर्मूला है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय d। हमारे जैसे बच्चे जो इतना ब्रैकेट वैकेट नहीं ध्यान रखते हैं, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको याद रहता है कि ब्रैकेट हम लोगों ने विजुअलाइज कर दिया है।
ठीक है, चलो आगे। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा ये रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, टोटल 3 बार आज तक पिछले 5 सालों के पेपर में टोटल 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके तरीके का दूसरा क्वेश्चन आएगा, पर 3 बार यही एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन एसएससी के पेपर में रिपीट हुआ है। सीबीएसई के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स देखने में मिलते हैं। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दो। देखो बेटा, आपको क्या बोला, फाइंड द 19th टर्म। तो अगर हम लोगों ने कभी भी ऐसा सिनेरियो देखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बेटा, गिवन लिखना चाहिए। गिवन लिखे में तू क्या लिखेगा सबसे पहले, सर ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू तू समझ जा, डी की वैल्यू क्या होगी सर T2 माइनस T1, 13 माइनस 7, मेरे हिसाब से वैल्यू 6 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, और उसके बाद सर हमारे n की वैल्यू क्या है 90। सर n की वैल्यू 90 कैसे आ गई? जो टर्म पूछा गया है, मैंने आपको पहले बोला था, जिसपे ये th लगा हुआ है वही n की वैल्यू होती है। 19 तो बोला है ना, तो n की वैल्यू होती है। सर हमको यहाँ पे निकालना क्या है? हमको निकालना है सर T19। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 फाइंड लिख दिया है। 2 फाइंड में हम लोग क्या निकालेंगे, T19 निकालेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कंटेंट कैसा दिख रहा है, प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब झाम में आप लोग पढ़ो में। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं जहां पर लिख रहा हूँ वो बातों को ध्यान से सुनो। कंटेंट का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर अपने पास लिमिटेड स्पेस है, हम लोग इतने में ही बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चल, हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, T19 फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, T19 फाइंड आउट करना है, हमारे पास फॉर्मूला Tn का दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, n की जगह पे तो 19 सब्स्टिट्यूट कर, इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखेगा बेटा 7 लिखेगा, प्लस लिखेगा, n की जगह पे 19 लिखेगा, -1 करेगा, मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू 6 आई है, लिख दिया। समझ में आई बात? T19 is equal to 7 plus 18 multiplied by 6, बॉड मास का यूज कर, इसको मल्टीप्लाई कर, 6 8 48, इसका आंसर मेरे हिसाब से 108 आएगा, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद 108 प्लस 7 कितना आ गया बेटा 115। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसका 19th टर्म 115 आ गया। लास्ट में आंसर स्टेटमेंट में लिख देना, हाफ मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं अगर आप आंसर स्टेटमेंट में ना लिखो तो। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एपी का, तो कोई भी nth टर्म निकाल सकता है। पीछे मैंने जो क्वेश्चन किया उसको आप लोग खुद से एक बार चेक करना, अगर मेरा आंसर रॉन्ग है तो राइट आंसर कमेंट करना, और अगर मेरा आंसर राइट है तो मेरे को लिख के बताना कि सर आपने जो आंसर निकाला था वो राइट है। राइट आंसर भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख पाए कि सर Tn का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d। सर उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ सर 19th टर्म कैसे निकालेंगे। वैसे 25th टर्म होता तो हम लोग n की जगह पे 25th सब्स्टिट्यूट करते, a और कॉमन डिफरेंस लेते, वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हुए आना चाहिए। तुम्हारे 80% सवाल बन जाएंगे बेटा अगर तू इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कर। सर बाकी के 20% बेटा उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा करने पड़ेगी, इसलिए तो प्रैक्टिस पे फोकस कर। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे लिख, सॉल्व करने की कोशिश कर, खुद से कर। तूने क्वेश्चन देखा, तुझे मालूम है, तो वीडियो को पॉज कर, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर, उसके बाद मेरे सॉल्विंग पे फोकस कर। थोड़ा सा आगे ले ले वीडियो को, चेक कर सर ने आंसर सही निकाला है क्या, मेरा आंसर सर का आंसर मैच कर रहा है क्या। अगर आंसर मैच हो रहा है तो स्टेप्स देख ले, मेथड देख ले, तेरे को पट रहा है आगे निकल जा। नहीं हो रहा है आंसर मैच भाई तो पूरा स्टेप डिटेल में देख ले। तरीका बनाओ, तरीका एक पैटर्न बनाओ पढ़ने का जिससे ज्यादा दिमाग काम करे। सिर्फ आंखें और कान काम करके बेटा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे टीएन के बारे में बात। अब हम लोग जाने वाले हैं अगले कंसेप्ट पे जो कि हमारा अगला फॉर्मूला है ऐसा, और उससे जुड़ी हुई कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम वाला फॉर्मूला कि सर अगर हम लोगों को कोई भी एपी दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसा मैंने अगर आपको बोल दिया कि मैंने आपको एक नंबर दिया 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस सर, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में 1 1 का गैप है। और मैंने अगर आपको बोला कि यार मुझे 10 टर्म्स का है ना सम चाहिए,
मतलब गिवन एपी का सम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे हाँ सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अच्छा मैंने अगर पहले 500 टर्म्स का बोल दिया तो मुश्किल है। पर ये अवॉइड करने के लिए ही किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने भी नंबर का सम करने के लिए ही हम लोगों के पास फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं एसएन का फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले हैं। आइए देखते हैं कौन से 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 * d। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि सर ये a का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब कौन सा टर्म है जिसके बारे में बात चल रही है, कितने टर्म्स है जिसके बारे में बात चल रही है, d का मतलब क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू 2a + n - 1 * d। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Sn इज इक्वल टू n/2 n/2 नहीं बोलना दोस्त, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a + n - 1 * d। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और या फिर अगर इनमें से जैसे a है n है d है, अगर तेरे को इतनी वैल्यूज नहीं पता, सर सपोज d की वैल्यू नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस ही मेन है, उसकी वैल्यू अगर तुझे नहीं पता है तो तेरे को क्या पता होगी, लास्ट टर्म की वैल्यू पता होगी, तो उस केस में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा। तो यहाँ पे t1 का मतलब क्या हो गया सर, t1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म हो गया, जो लोग ये लिखते हैं वो लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और tn का मतलब क्या हो गया बेटा, tn का मतलब तेरा लास्ट टर्म हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं जिसके मदद से हम लोग एसएन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बोला फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। 25 बोला तो 25 पे खत्म हो जाएगा, तो मतलब अगर मैं गिवन लिखने जाऊं बेटा तो इसका गिवन आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। अच्छा सर इनके बीच में डी भी क्या होगा बेटा, 1, बराबर है। तो a आ गया, d आ गया, और n कितना बेटा 25, क्योंकि तुझे कितने नंबर का ढूंढना है, 25 का ढूंढना है ना बेटा, ठीक है। तो हम एस एन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख ले, सर हमको एस 25 निकालना है, n/2 मतलब 25/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू तो 1 आ गई सर, प्लस यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा सर, सॉरी वापस से 25 - 1 मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देख सब कुछ यहाँ से निकाला था, मैंने कुछ भी अपने मर्जी से याद करके नहीं आया हूँ, ठीक है। आपके 25/2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय लिखिएगा 2 1 2 प्लस 25 - 1 24 मल्टीप्लाई बाय 1, बॉड मास यूज करते चल, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 + 24, अगला है 25/2 मल्टीप्लाई बाय 26, इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और फाइनली तेरा आंसर आ जाएगा 25 × 13। इसका आंसर निकाल ले दोस्त और तेरे को 25 मल्टीप्लाई बाय 13 का आंसर मिल जाएगा, और इस तरीके से तेरे को पहले 25 नेचुरल नंबर का आंसर सक्सेसफुली मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। मैं वेरीफाई करूंगा, मैं चेक करूंगा, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। अच्छा सर क्या हम यही क्वेश्चन T1 + Tn के फॉर्मूला कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे बेटा। सर कैसे कर लेते हैं? n का मतलब कितना है 25, T1 का मतलब कितना है, T1 का मतलब क्या है सर, T1 का मतलब हमारा 1 है, और Tn का वैल्यू क्या है, Tn का वैल्यू सर ऑब्वियसली 25 ही आना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे करते करते 25 नेचुरल नंबर कौन है, 25 ही तो है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता बेटा, देख यहाँ पे हो जाता 25/2 1 + 25, तो तेरा यहाँ से वैल्यू बनता n/2। देख मैं आप लिख के बता रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, T1 की तेरी वैल्यू बन जाती 1, तेरी Tn की वैल्यू बन जाती 25, तो हो जाता 25/2 × 26। इस तरीके से तू भी इस मेथड से कैलकुलेट कर लेता है। सर ये कैसा क्वेश्चन है जो दोनों मेथड से सॉल्व हो रहा है? हाँ, इसमें टीएन मतलब लास्ट टर्म प्रेडिक्ट करना इजी था। लास्ट टर्म तो इजीली बता सकता है कि हाँ लास्ट टर्म 25 ही आएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सीरीज है। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तेरे को ए दिया होगा डी दिया होगा तो टीएन की वैल्यू नहीं ढूंढ पाएगा। तो मल्टीपल क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दोनों मेथड यूज होता है क्योंकि वो क्वेश्चन उतना इजी भी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने तेरे को सीक्वेंस के बारे में बता दिया,
मैंने तेरे को एपी क्या होता है, कैसे एपी पहचानना होता है, इसके बारे में बता दिया। अगर कोई भी एक सीक्वेंस दिया उसका एपी है कि नहीं, वो कैसे लिखना है, ये बता दिया। ठीक है, हम लोगों ने मेजर क्वेश्चंस भी कर लिए ए और डी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जंप किया टीएन के फॉर्मूला पे। टीएन के फॉर्मूला की हम लोगों ने बात की कि सर कोई भी रैंडम टर्म अगर हमको निकालना है तो किस तरीके से हम फॉर्मूला Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 bracket close multiplied by d का यूज करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो Tn is equal to a plus n minus 1 into d का यूज करते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा जो कि बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ था 2 मार्क के लिए। ठीक है, और अब हम फाइनली आ गए थे Sn के फॉर्मूला पे। Sn में हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखा। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, Sn is equal to n upon 2 in bracket फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बहुत चिल, बहुत सिंपल फॉर्मूला। हम लोगों ने फर्स्ट 25 टर्म्स का कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया है। तो ये हो गया बेटा सारे कंसेप्ट्स। अब मैं कंसेप्ट्स को साइड में रखता हूं। अब ये तेरा काम है कि तू मेरे बताए हुए सारे कंसेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करेगा, किस तरीके से यूज करेगा, क्योंकि हम लोग वन शॉट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक बता सकता हूँ, आप तक के बात पहुंचा सकता हूँ कि उसको यूज कैसे करना है। बहुत ज्यादा यूज करके मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो तू मेहनत करते रहे, जो भी डाउट आएगा उसको कमेंट सेक्शन में डालते रहे और मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा धीरे, 1 बाय 1। 92 डेज बचे हैं, आखिरी के 92 डेज बचे हैं दोस्त। ठीक है, चल अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे हमारे अगले टॉपिक पर, दैट इज प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। मैंने सारे बाइफर्केशन किए बेटा। 1 मार्क में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 4 में क्या पूछा गया है, हॉट्स में क्या पूछा गया है। मैं आपको ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या पढ़ाई करनी है, ये भी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो, बने रहो, दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब जो सेक्शन आने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 मार्क के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है सर, और कौन कौन सा टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, 5-6 साल के पेपर एनालाइज करके बता रहा हूं, हर साल हर पेपर में 1 मार्क का एमसीक्यू और 1 मार्क का 1 मार्क वाले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1B में सवाल आया ही है। ठीक है, सीबीएसई वालों को भी इनमें से मिलता जुलता सवाल आया है बहुत बार। तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, तो अपने 2 मार्क इस सिनेरियो से फिक्स कर लेगा। ठीक है, आ जाओ चलो देखते हैं। तो यार 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको एमसीक्यू से पूछ सकता है, या तो 1 मार्क सॉल्विंग क्वेश्चन पूछ सकता है। देख अभी एमसीक्यू में ज्यादातर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बता दो, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बता दो, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर बता दो, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 बता दो, यानी 3 6 9 15 मल्टीपल समझता है टेबल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो अगर तेरे टेक्स्ट बुक में इस तरीके के क्वेश्चन है, तेरे रेफरेंस बुक में इस तरीके के क्वेश्चन है, तो प्लीज उस तरीके का क्वेश्चन कर ले, तेरा 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। आगे आगे बेटा, तेरे को ए और डी दिया जाता है, तेरे को टीएन ढूंढना पड़ता है या फिर 4 टर्म्स ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने तेरे को अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। अगर ए दिया है, डी दिया है, तो कैसे तू 4 टर्म्स ढूंढ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात होती है। सर कभी कभी क्या करते हैं, तेरे को कोई टीएन की वैल्यू देता है, T7 दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, T7 दे दिया, और तेरे को डी दे दिया, तेरे को बोला ए ढूंढ के लाओ। T7 दे दिया, ए दे दिया, तेरे को बोला डी ढूंढ के लाओ। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो जरूरी नहीं है कि हर बार स्पीड अपॉन टाइम ही दिया जाए, कभी कभी डिस्टेंस टाइम दे देता है, हम लोग गाड़ी वहां लेके चले जाते हैं और सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और डी की वैल्यू ही देगा, कभी कभी टीएन की वैल्यू भी दे सकता है, ए या डी ढूंढने लगा सकता है। तो प्लीज ध्यान दो, इसमें वेरिएशन होते हैं बेटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं तेरे सामने। तो प्लीज इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लेना, जहां पे ए डी दिया है टीएन निकालना हो, ए टीएन दिया है डी निकालना हो, डी टीएन दिया है ए निकालना हो, या फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना। इस तरीके के सारे पॉसिबल 4 वेरिएशंस मैंने तेरे को बता दिए। इसके बाद टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे इस साल भी, मेरी 101% गारंटी है दोस्तों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इसमें का एक सवाल कंपलसरी आएगा, कंपलसरी। ठीक है, अब आ जाओ 1 मार्क का सॉल्विंग क्वेश्चन कौन कौन सा होता है सर, ए या डी ढूंढने लगा दिया।
बराबर है। तेरे को एक सीक्वेंस दे देंगे, एक एपी दे देंगे, तेरे को बोलेंगे भैया इसमें से ए ढूंढो, इसमें से डी ढूंढो, ठीक है। और उसके बाद एपी दिया होगा, तेरे को आगे के 2 टर्म, आगे के 3 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, पहले तो ए लिखेगा, फिर तू डी लिखेगा, फिर उसके पहले का टर्म क्या आता है, जिसके बाद का टर्म ढूंढना है। T5 तक है तो तू T6 इज इक्वल टू लिखेगा T5 प्लस डी, उसका फॉर्मूला लिखेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, तब जाके तेरे पास एक नेक्स्ट टर्म आएगा। शुरुआती दिनों की दिक्कत। तो इस तरीके से एपी इज गिवन, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, जो भी वो लोग बोले, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बेटा रिपीट हुआ है, ठीक है। और सबसे मजेदार क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इफ Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2। और ये हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर मेरे को फर्स्ट टर्म ढूंढना है, मैं ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं फर्स्ट टर्म ढूंढना है तो क्या लिखूंगा, टी, एन की वैल्यू क्या है बेटा 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2, T1 इज इक्वल टू 3 वन 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी T1 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई बेटा, 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मार्क के क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि 2 मार्क के लिए किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोगों से पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस 2-2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका वेटेज 2 मार्क्स होता है। तो यार इसमें भी 2 तरीके हैं, या तो कोई भी क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में पूछ लेगा, या तो कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के सॉल्विंग क्वेश्चन में पूछ लेगा, जहां पे आपको हर एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। तो सर एक्टिविटी के फॉर्म में बहुत बार मैंने पूरे पेपर एनालाइज करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है कि बहुत बार लोगों को nth टर्म निकालने बोला है, T19 निकालो, कुछ 4-6 बॉक्सेस दिए हैं, उसको बस आपको फिल करते जाना है, बाकी मेथड उनका ही रहेगा, ठीक है। या फिर आपको बोला है कि यार सिंपल एसएन का क्वेश्चन दे दिया, बोला इतने टर्म्स का टोटल निकाल दो, सम निकाल दो, ठीक है, और वो भी एक्टिविटी फॉर्मेट में ही दिया है। तो एक्टिविटी फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आएगा टीएन और एसएन से रिलेटेड, वो आपके लिए एज इट इज इजी रहेगा। पर उसके लिए सजेशन क्या है सर, हमने क्या करना चाहिए बेटा, जितने भी एक्टिविटीज आपके टेक्स्ट बुक में है, जितने भी एक्टिविटीज आपके सॉल्व एग्जांपल के सेक्शंस में है, या फिर कहीं पे भी स्टडी एड्स में है, तो आपने उसको बहुत अच्छे से थरली याद कर लेना चाहिए, थरली समझ लेना चाहिए, याद नहीं किया जाता, सॉरी माय मिस्टेक, पर थरली समझ लेना चाहिए, ताकि आपको जब भी वैसा सवाल दिखे, चाहे आपको वो सवाल एक्टिविटी में दिखे, चाहे वो आपको सवाल नॉर्मल 2 मार्क के क्वेश्चन में दिखे, ये भी होता है, ठीक है। तो आपको करते आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात है दोस्त। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी का प्रिपरेशन करते हैं। आज अभी 2 मार्क के सॉल्विंग के क्वेश्चन कौन कौन से देख बेटा, जो nth टर्म का क्वेश्चन तूने यहाँ निकाला था, वैसा ही nth टर्म का क्वेश्चन पूरा स्टेप वाइज तेरे को यहाँ पे भी पूछा जाता है। यहाँ नहीं पूछेगा तो यहाँ पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा तो यहाँ पूछेगा, सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है। और ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है बेटा, 19th टर्म, जो मैंने तेरे को पीछे जब मैं टीएन का कोर पढ़ा रहा था तब मैंने तेरे को सिखा दिया था, मैंने तेरे को बोला भी था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख अभी पीवाईक्यू का सेक्शन चल रहा है, पीवाईक्यू के सेक्शन में मैंने तेरे को बताया कि nth टर्म 19th टर्म निकालना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद तेरे को एसएन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, जैसे nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, टोटल ऑफ nth टर्म टीएन टर्म एन, ठीक है। तो T1 T2 T3 सब कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, उसी तरीके से तेरे को एसएन कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए देखने को मिलेगा। तेरे को S25 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तेरे को S20 कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 20 टर्म्स, 50 टर्म्स, 100 टर्म का आपको सम कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या बोला है, और एक क्या है सर, एपी निकालो फ्रॉम द गिवन ए एंड डी। ए की वैल्यू दे दी है, डी की वैल्यू दे दी, आपको बोलते 6 टर्म्स लिखो, आप बोलते हैं 4 टर्म्स लिखो, हर टर्म्स को आधा आधा मार्क दे देंगे, 2 मार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी वालों के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है बेटा, सीबीएसई वाले अगर आप भी एक्सेस कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक के लिंक दे रहा हूँ एसएससी वालों की, जाके पेज नंबर 70 और 71 पे जो सॉल्व एग्जांपल्स है बेटा, वो हाईली हाईली इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स है, ठीक है। तो 4-5 जो भी सॉल्व एग्जांपल है बेटा, उसको थरली देख लो, थरली समझ लो, लगा तो 4-5 बार करने की कोशिश करो, वो क्वेश्चंस भी 2 मार्क में आकर के आपका गेम खराब कर सकते हैं। तो हमें कोई भी बात छोड़नी नहीं है दोस्त, हमें कुछ भी एक्सक्यूज नहीं बनाना, अरे कैसे जाऊं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। वीडियो खत्म होने दे, वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा, वो लिंक चेक कर, पेज नंबर 70 71 पे जा, दोनों पे देख,
दोनों पे किस तरीके के सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जांपल देखना तो मजा आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कहीं पे भी इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हो गया हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन का लिस्ट। देख, पेपर एनालाइज करके रिसर्च करके बता, 99% चांसेस हैं 2 मार्क का क्वेश्चन इसी तरीके का और इसमें से ही आएगा। ठीक है, 99%। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्सटर्नल चीजें करना शुरू करो। अगर आप मुझे ही फॉलो कर रहे हो, मेरे ही मेथड से पढ़ रहे हो, समझ में आगे बात, ज्यादा कंफ्यूजन करना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे। तो फाइनली मैंने आपको 1 मार्क का कंटेंट और 2 मार्क का कंटेंट बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क के कंटेंट की तरफ। हम लोग 1 शॉट के ऑलमोस्ट एंड पे आ गए और अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस कि सर 3 मार्क के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और इसमें हमारे पास थर्ड वेरिएशन भी है। तो देखो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए तीसरा वेरिएशन क्या है। सबसे पहले सर ये क्वेश्चंस एक्टिविटी में पूछे जा सकते हैं। एक्टिविटी में क्या पूछेंगे सर, एसएन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यूज दे देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे और इस तरीके से आपको एसएन मतलब टोटल सम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा करने वाली एक्टिविटीज दे देंगे। और वैसे ही क्वेश्चंस आपको 3 मार्क में वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट एन इफ T1 एंड Tn इज गिवन। अगर आपको T1 दे दिया है, Tn दे दिया है, तो आप किस तरीके से n कैलकुलेट करोगे, या Sn दे दिया है, जो भी है, ठीक है, तो आप किस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट करोगे, उसके बेसिस पे भी आपको 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब 3 मार्क के सॉल्विंग के क्वेश्चन क्या बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना तेरे बुक में, ठीक है, जितने भी नॉर्मल नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपके यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी आपके टेक्सचुअल एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है वो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉट्स के। ठीक है, सिमिलरली अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हो, अगर आपने पूरी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ लिया है, बहुत ज्यादा मेहनत कर देते हो इस चैप्टर पे, तो आपके लिए हॉट्स क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। आप बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अंजाम तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब मैं फाइनली आपको 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। 4 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं अभी पहले ही बता देता हूं आपको, वो बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं। देख भाई, जितने भी आपके स्टार वाले क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, जितने भी आपके स्टार वाले क्वेश्चन बुक में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट, हेलो 10th एसएससी, जितने भी आपके प्रॉब्लम सेट के अंदर स्टार वाले क्वेश्चन 3 ही है मेरे हिसाब से, वो 3 के 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में बारी बारी आए हुए हैं। तो हो सकता है इस साल भी वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। सर ने बता दिया है, ये मेरा भी गेस ही है, मगर अगर आ गया तो तेरे मार्क्स चले जाएंगे अगर तूने कुछ नहीं किया, और मैं तो बोल के खुश हो जाऊंगा कि मैंने तो बताया था। ठीक है, तो प्लीज उन सारी चीजों पे थोड़ा 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 ध्यान देते चलो। उसी के साथ साथ 4 मार्क का क्वेश्चन में वही आएगा, जितने भी तेरे स्टार वाले क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है उसी में से क्वेश्चन आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बहुत थरली इन सब चीजों का आप लोग ख्याल रखो। ये हो गया 4 मार्क के क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आप लोगों के साथ एक ही क्वेश्चन शेयर करूंगा, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और 3 मार्क के हॉट्स के क्वेश्चन वाले सेक्शन में आए हैं, ताकि आप उस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सको। क्योंकि इन केस अगर आपके पेपर में वो आ जाता है तो आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि यार क्या था वो आदमी 50 मिनट सिखाया पर ये क्वेश्चन नहीं सिखाया। ठीक है, समझ गए? तो मैं आप लोगों को ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि बहुत बार रिपीट हुआ था। उसके बाद हम लोग हमारे लाइव सेशन से एंड हो जाएंगे, लाइव सेशन ये बार खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आ जाओ 3 मार्क के लिए आखिरी क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे आज के हमारे पूरे 1 शॉट वीडियो का, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार
बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। आपको क्या बोला है कि मेजर ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी और मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 2 टाइम्स द बिगेस्ट एंगल और 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये एक बार आया था, ये एक बार आया था। ठीक है, और आपको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें तू क्या करेगा, इसमें तू एपी अच्छे से निकाल ले और सारे एंगल्स को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 180 डिग्री से प्लस माइनस कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी आपको हॉट्स में देखने को मिलते हैं जो कि पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट है मगर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो भाई फाइनली हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का भी वन शॉट करवा दिया था और आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी वन शॉट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो टोटल हमारे कुल मिला के 2 चैप्टर बहुत थरली अलोंग विद द पीवाईक्यूज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा स्टेप्स है क्या स्टेप नहीं है, ट्रिक क्या होती है, सब चीजें तेरे को बता दी। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसको कहां तक लेके जाता है, तू इस पे कहां तक काम करता है। तेरे जो भी डिमांड्स होंगे, जिस भी तरीके का कंटेंट तू बोलेगा, जो भी चैप्टर बोलेगा, तू कमेंट सेक्शन यूज कर, मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ पे वो चीज करवाने के लिए रेडी हूँ। देख यार, मेरा मोटिवेशन तुम लोग हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊं, तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तुम्हारे साथ तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड इजी बना पाऊं, मैं इसलिए लड़ रहा हूं। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं। मेरे लिए भी 99 डेज करना बहुत डिफिकल्ट है, सही बता रहा हूं, मगर मैं कर रहा हूं बिकॉज मेरे मोटिवेशन तुम लोग हो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। सिमिलरली तुम भी अपना मोटिवेशन ढूंढो, तुम भी अपनी चीजें प्लान आउट करो और तुम भी उसके लिए काम करो, करेगा तो हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इजी है अगर तू इसकी बहुत कॉन्स्टेंटली और अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो, और बहुत डिफिकल्ट भी है अगर तू इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है तो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कर, रोड मैप बना चुका है तो तेरे को मैंने कहा है कि तुझे हर रोज मैथमेटिक्स के लिए टाइम देना है, वो टाइम में तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी रिवाइज कर ले। मैंने कुछ पीवाईक्यूज तेरे को ऑलरेडी बता दिए हैं, तुझे चाहिए तो और पीवाईक्यूज ले ले, तेरी जो रेफरेंस बुक है उनमें से क्वेश्चन लगाना शुरू कर, डाउट्स क्लियर करना शुरू कर, सो दैट एंड ऑफ द डे जब तू कोई भी मैथ्स का पेपर लिखने बैठेगा, मैथ्स 1 या मैथ्स 2 का, मैथ्स 1 का बेसिकली, तो तेरे को रिग्रेट नहीं होगा, तेरे को मजा आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख के। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जामिनेशन साथ में फोड़ना है, ये मोटिवेशन याद रखो, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा क्योंकि जिम्मेदारी मैंने ली है, तेरी तेरी जिम्मेदारी मैंने ली है, साथ मिलके करेंगे। मैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हूं जो तू नहीं डालना चाह रहा है, बस मेरी इतनी गुजारिश है कि तू शुरू कर, साथ में जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट आज के लिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है। ठीक है, तो प्लीज बीमार मत पड़ो, एक दिन का भी लॉस तुमको बहुत पीछे लेके जाएगा, बहुत कंपटीशन है बेटा बाहर, लास्ट 92 डेज का स्ट्रगल है, उसके बाद मजे ही मजे, सही बता रहा हूँ, मजे ही मजे। ठीक है, 92 डेज के बाद क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, कोई भी समस्या है कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल करो, सर यहीं पे है, हर एक प्रॉब्लम का निवारण किया जाएगा बेटा, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जो दोस्त तेरा अभी तक पढ़ने नहीं बैठा, बुला उसको, उसको बुला, उसको ये वीडियो भेज और उसको बोल सुंदरम सर ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखा दिया है, तेरे को भी करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।